चलो भाई, क्या हो गया था लास्ट क्वेश्चन किए थे ना, एंथैल्पी चल रहा था ना। इफेक्ट ऑफ lengthenoid contraction ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी जो lengthenoid contraction होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सवाल है। ठीक है भाई, आइएगा बताओगे नीचे जाने पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा घटेगा? सोच समझ के बोलो। नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा या कम बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, कम एनर्जी में रिलीज हो जाएगा। यानी नीचे जैसे को जाएंगे वैसे को क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद बताइएगा, एक ही चीज बार बार पूछता है तुम रौनक रोशन। साइज बड़ा हुआ, अभी शील्डिंग विल्डिंग नहीं आ रहा, लैंथेनॉइड के बाद शील्डिंग आएगा ना, लैंथेनॉइड के बाद आएगा शील्डिंग। लैंथेनॉइड से बात करें, इसके बाद एक ब्लॉक आता है ना, यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। क्या लिखा हुआ है पढ़ो एक बार। साइज का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बात कर रहे हैं। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का बात हो चुका, इससे पहले हो चुका। साइज का बात बताया है ना, साइज के बारे में घटेगा बढ़ेगा। अभी एंथैल्पी का बात कर रहे हैं। बताइए यहां पर क्या होगा, यहां पर बताओगे भाई सोच के, क्या ट्रेंड होना चाहिए? नीचे जाने पर ये तो ठीक है, पर इसके बाद यहां पर क्या शुरू हो जाएगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज लगभग क्या हो जाएगा, बराबर, तो ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आया बात? इसका साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, नजदीक। अब एंथैल्पी जो कम से हो रहा था वो क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। कुछ समझ में आया बात? यही ट्रेंड पूरे के पूरे पीरियड में चलेगा। हम आसानी के लिए आपको याद करा देती है, कौन सा सीरीज है ये, कौन सा है ये, कौन सा है? तो अगर हम ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा 3D का, फिर 4D। हाँ इसमें ये तो ठीक है, पहला छोड़ दो, एक्सेप्शन वाला ये चलता है ऑर्डर। ऐसे भी नहीं याद है तो आप सही के निशान से याद कर लीजिए। यहां पे डाल दो 3D, यहां पे डाल दो। अच्छा ज्यादा हो जाएगा, एक सेकंड एक मिनट 3D 4D 5D। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, 3D, फिर कौन आ रहा है, 5D, फिर कौन आ रहा है, 4D। ऐसे भी याद रख सकते हो, D बोलो या भी बोलो, जैसे याद रखो। भी को थोड़ा छोटा कर देना, कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से सवाल पूछा जाएगा, बताइए ऑर्डर, बताइए ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 6। ऐसा क्वेश्चन होगा, छठा ग्रुप का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। बताइए क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी। बोलो 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 बोलो। क्रोमियम टंगस्टन, पहले नाम बता दो कौन कौन सा है, बताओ। पहला क्रोमियम है, और उसमें कौन है, क्रोमियम के पास सीधे टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम और फिर टंगस्टन। बताओ क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, एक सेकंड रुकिए। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा 5D में हो रहा है ना, 5D में हो रहा है, ये छोटा होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको दिखेगा कहाँ, 5D में। फिर कौन आएगा, 3D, फिर कौन आएगा,
4D, उल्टा लिख दिए थे, 3D को इधर 5D को इधर। सबसे ज्यादा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 5D सीरीज में, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 5D होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन नजदीक किसका आएगा? 5D वाले सीरीज का। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 5D में, फिर देखो ना सबसे ज्यादा 5D, फिर 3D, फिर 4D। क्लियर है बात? ऑर्डर ऐसे लगाना है 5D 3D 4D, इसीलिए तो गड़बड़ा रहा था। सही का निशान बनाओ, 3 4 और 5। तो सबसे ऊपर कौन है? 5D, फिर कौन है? 3D, फिर कौन है? 4D। अब सवाल है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ऑर्डर बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा? फिर मोलिब्डेनम। आपको पता होगा कि टंगस्टन इज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। होता है नहीं होता है? नहीं पता है तो आज पता चल गया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा छोड़ो, यहां तक हो गया। एमपीबीपी का बात कर लेते हैं भाई। क्या होता है एमपीबीपी? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला कैसे पता चलेगा? देखोगे भाई, मेटेलिक बॉन्डिंग। अच्छा चलो, जो तुम बोले वो भी लिख देते हैं, हटाओ वो भी लिख देते हैं। सर के नोट्स में है क्या वो बात? चलिए कोई बात नहीं, उससे भी रिलेट कर देंगे। क्या बोले हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग, और जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग तरह से जुड़े हुए होंगे, तो उनको मेल्ट करना और बॉयल करना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो उतना ही ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, और उतना ही ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तरीका आप याद रख सकते हैं कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना। अब इसी में हम तो आपसे सवाल पूछेंगे। 3D सीरीज किसका बात कर रहे हैं? रटना कुछ नहीं, बस समझना है। 3D में कौन कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। अच्छा, अगर हम इसमें आपसे अगर मान लो डायरेक्ट हम पूछे सबसे ज्यादा बताओ, सबसे ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट होगा? ये सबसे कम बताओ, पहले हटाओ। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसमें किसका है? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे कम जिंक का। किसका होगा? रीजन क्या है? क्योंकि वो फुल्ली तरह से पेयर्ड है, वहां एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो बॉन्ड बनाएगा किससे? वो तो ऑलरेडी फुलफिल स्टेबल कंडीशन में है ना। सबसे कम जिंक का हो गया तो फिक्स हो गया। अब किसका होगा वो देखना है, जिसमें जितना ज्यादा। अब बताओ सबसे ज्यादा तुम किसका बोलोगे? स्कैंडियम। तुमको चेक करना होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां है। चेक कर लेते हैं, हमको तो आता है। स्कैंडियम का 21 होता है, होता नहीं होता है? कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं? इसके लास्ट में क्या आता है? 4s2 3d। इसमें क्या आता है? 4s2 3d। इसमें क्या आता है? 3d। इसमें क्या आता है? 4s1 3d 5। इसमें क्या आता है? इसमें क्या आता है? 4s2 3d। इसमें क्या आता है? 3d 8। कॉपर में क्या आता है? 4s2 3d 10। और यहां क्या आता है? 4s2 3d बजा बे 3d 10। क्लियर है बात? कहाँ कहाँ बोल रहे हो? अच्छा 2 5 7, ठीक है, समझ लो। अब यहां से आप लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, आगे सही कर लेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो। स्कैंडियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 बोलोगे 3 बोलोगे? 1 भैया, एस में तो 2 रहता ही है, 2 तो पेयर हो चुका है। 1। एस के लिए कितना घर बनाओगे? 2 घर बनता है इसके लिए। और डी के लिए 5 घर। ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पेयर हो चुका है। अनपेयर मतलब क्या? अकेला होना चाहिए ना, तो 1 है। यानी स्कैंडियम का अनपेयर इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में, वैनेडियम में, क्रोमियम में 5। 5 और 1 6। वेरी गुड। 5 और 1
6, ठीक है। तो यहां बताओ मैग्नीज में 5, फिर इसको 6 कर लेते हैं, 6, 6 होने का मतलब क्या होगा देखिए, 1 2 3 4 5 और फिर एक यहां आ जाएगा 6, यानी एक तो पेयरिंग में चला गया, बचा कितना 4। चलो दिमाग चल रहा है तुम लोग का। अगला बताओ, घटने लगेगा, 0 होने का मतलब पूरी तरह से फुलफिल। बताओ वो नेचर कैसा होगा उसका, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, जिंक, सब चीज पढ़ा है। फुलफिल है तो डाया होगा, अनपेयर्ड होता तो पैरा हो जाए। क्लियर है? आगे अब बताओ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो भाई कहीं पूछ ले कि 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होगा, तो क्या होगा, क्रोमियम। यानी अपने घराने में सबसे इज्जतदार आदमी यही है। अगर यहीं पर रिवीजन कैप लेते हैं, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में कौन दिखाता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज जाता है +7 तक, पढ़ाए थे। पूरे डी ब्लॉक में पूछा जाए सबसे हाईएस्ट कितना किसका होता है, सबसे हाईएस्ट डी ब्लॉक में किसका होता है, डी 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 पढ़ रहे हैं, पी का बात नहीं कर रहे हैं। 3D में ना, ओवरऑल 3D 4D 5D पूरा में, यही पढ़ाई कर रहे हो, कल पढ़ाए हैं। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का होता है, 3D में ना, पूरे में बताओ। 40 एलिमेंट होता है डी ब्लॉक में, 40 में सीजियम डी ब्लॉक का है, सीरियम डी ब्लॉक का है। कल बताए थे ऑस्मियम और रोडियम का +8 होता है। ऑस्मियम और रोडियम कभी किताब खोल के पढ़ा है, काहे नहीं बोलता है, तो ओएस तो बोल देते, तुम सीई सीरियम बोल रहे हो, ओएस और सीरियम में फर्क नहीं है। क्लियर है? यही सब चीज क्वेश्चन में आएगा, वहां पर मुंह मत फाड़ लेना कि नहीं आता है। ऑस्मियम, ऑस्मियम, रोडियम। आगे देखिएगा, यहां तक समझ गए। यानी 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्रोमियम का, और सबसे लोवेस्ट जिंक का। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें 3D में हीरो कौन, 4D में कौन होगा हीरो, बताओ 4D में कौन होगा हीरो, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। और 4D में 5D में टंगस्टन, 5D में टंगस्टन, W, ठीक है। हाँ 6D में जाओगे तब, 6D में नहीं जाया जाता जनरली, यहीं तक चलते हैं 3D 4D 5D, उतना अंदर घुसने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए विच ग्रुप हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन 3D सीरीज, 6, वेरी गुड। कौन से ग्रुप का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 3D में सबसे ज्यादा होता है, तो 6 में कौन है, क्रोमियम। यही पूछ लिया जाए सबसे लोवेस्ट 3D का कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 10 12, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए हाथ में, तुम लोग सब खेल लोगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, ऑर्डर पूछते हैं हम, 3D 4D 5D में क्या ऑर्डर होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, नीचे जाने पर बढ़ेगा घटेगा, 3D को काहे ऊपर कर दिए, नॉर्मल ऑर्डर चलेगा, नॉर्मल। इसमें क्यों ही करना है, जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे वैसे वैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगा, और मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ने से हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे हाईएस्ट याद रखना है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इसी को माना जाता है, सबसे हाईएस्ट किसका होता है, टंगस्टन का। यहीं पर एक पॉइंट लिखाया जाता है कि ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट इट इज यूज्ड एज अ बल्ब फिलामेंट, यही सब बात होता है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक?
नहीं है, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए क्या? ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम क्यों होता है? वही बात है, अपने लैंग्वेज में जो दिल करे अपना लिख सकते हो। यही सब चीज जो है पूछेगा क्वेश्चन बना के कि वाई जिंक हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वाई क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यही सब क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? यहां तक समझ गए? ऑर्डर में सजाने बोलेगा तो कैसे सजाओगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का? सबसे ज्यादा 5D, फिर 4D, फिर 3D। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेगा तो 5D, 3D, फिर 4D। चलो कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या मतलब होता है बताओ? क्या जानते हो हीट ऑफ एटमाइजेशन के लिए? क्या जानते हो भैया? सॉलिड स्टेट पढ़े हो? लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है? ब्रेवियस लैटिस पढ़ाया जाता है, 14 टाइप का, FCC, BCC है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक वगैरह वगैरह। इतना नॉलेज है ना? तो अगर क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना है, मान लो BCC है, उसमें कितना एलिमेंट होता है? इस तरह से पढ़े होगे, देखो हर कॉर्नर पर एक होता है, ऐसे पढ़े थे ना भाई। सेंटर पर एक होता है, उसके पीछे एक होता है, इसी को लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो इस लैटिस को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा वही क्या कहलाएगा? हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन। उसके बाद एक और कंडीशन होता है 1 मोल का। कितना का? 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उसी को हीट ऑफ एटमाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सवाल, पी ब्लॉक में हीट ऑफ एटमाइजेशन क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि पी ब्लॉक में कंडक्टर भी है, सॉरी मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटेलॉइड भी है। ये स्ट्रक्चर बनता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ? मेटल के केस में। डी ब्लॉक में पूरा का पूरा क्या भरा पड़ा है? मेटल प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर हीट ऑफ एटमाइजेशन पढ़ते हैं। और हीट ऑफ एटमाइजेशन बताता है एनर्जी रिक्वायर्ड, नोट्स तो बनाओगे नहीं पर हम लिख देते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस। 1 मोल के लैटिस को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी का नीड पड़ता है वही क्या कहलाता है? हीट ऑफ। अब यहां पे फिर से ऑर्डर पूछा जाएगा कि बताइए हीट ऑफ एटमाइजेशन 3D, 4D, 5D का कैसे लगाएंगे? तो बताओ क्रिस्टल लैटिस बनने का क्या मतलब है? चीजें करीब करीब है, जितना ज्यादा करीब होगा उतना अच्छा लैटिस तैयार होगा, यस और नो? और जितना ज्यादा करीब होने का मतलब मेटल मेटल करीब जितना आ रहा उतना अच्छा मेटेलिक बॉन्डिंग, जितना अच्छा मेटेलिक बॉन्डिंग इसका मतलब उतना अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वही कॉन्सेप्ट कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा अच्छा मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, उतना अच्छा मेटेलिक लैटिस तैयार होगा। क्लियर है? और जितना अच्छा लैटिस तैयार होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा आपको? हीट ऑफ एटमाइजेशन देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो नीचे जाने पर हमारा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन 5D में, 4D में, 3D में, 5, 4। याद रहेगा ना भाई नीचे जाने पर? ठीक है, चलिए ग्रुप 7, ग्रुप 7 को सजा के दिखाओ। ग्रुप 7, ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट को सजा के दिखाइए हीट ऑफ एटमाइजेशन के ऑर्डर पे, जल्दी। मन तक रे, ये सब का भी ट्रिक होता है, पर कितना ट्रिक रटोगे? ट्रिक जो है हम पीरियड वाला रटाए हैं, ग्रुप में भी ट्रिक रट सकते हो लेकिन कोई नीड नहीं है, पीरियड से भी तुम लिख सकते हो। ग्रुप लिखाना सिखाया है ना, वैसे भी होता है मन तक रे वगैरह वगैरह। खैर ठीक है, आगे समझोगे भाई? बना दिए तुम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब सवाल आता है, अगर पूछा जाए विच ऑफ द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन इन आवर पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन किसका होता है?
नहीं, इसीलिए केमिस्ट्री थोड़ी बना है, याद रखोगे। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस, किसी किताब में इस बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, एक्सेप्शन भी मेंशन नहीं है, सिर्फ सीधा लिखा हुआ है हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ वेनेडियम। कहीं भी यूट्यूब पे खोजो, गूगल पे खोजो, बुक में खोजो, कहीं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो हमको भी नहीं मालूम है इसके बारे में, बस इतना समझ लो, इसको रट लो, वेनेडियम का हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है ना, रट लो, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और कुछ कोई बात नहीं है, बस याद करना, एक पॉइंट याद कर लीजिए कि हाँ भाई हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा वेनेडियम का होता है, बात खत्म। क्या पूरा पूरा बताएं? लैटिस है, बहुत सारा मेटल आपस में रहेगा, जितना नजदीक नजदीक होगा उतना मजबूत लैटिस बनेगा। नजदीक होने का मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ता है तो हमारा हीट ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग, हाँ बस इतना सब, मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ता है तो हीट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा 5D का, 4D का, 3D का, यही बात। जस्ट लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगला सवाल पूछा जाता है कि वाई, सवाल सुनोगे, वाई मैग्नीज एंड जिंक हैज लोएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन। वाई मैग्नीज एंड जिंक हैज लोएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्या जवाब दोगे? मैग्नीज का डी ऑर्बिटल, मैग्नीज और जिंक का हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम क्यों? तो लिखते हैं ना भाई, क्या डरना। जिंक का तो खेल समझ गया, क्योंकि ये डाया है, नो अनपेयर्ड, और मैग्नीज में क्या होता है? हाफ फुलफिल हो जाता है। समझ रहे हो बात? तो इस वजह से अपने स्टेबिलिटी को अगर नहीं गड़बड़ाए, इस वजह से मैग्नीज का और जिंक का क्या होता है कहानी? मैग्नीज का कहानी स्टेबिलिटी से समझो, हाफ फील्ड हो जाता है ना, 2 5 7। एस नहीं, आउटर मोस्ट में डी इलेक्ट्रॉन है, डी को देखेंगे, एस को नहीं देखते हैं, एस इनर शेल हो जाएगा ना। क्लियर बात? हीट ऑफ एटमाइजेशन समझ गए? अच्छा, अब एक बात बताओ, पी ब्लॉक में हम आप लोग को ऑक्साइड के बारे में पढ़ाए थे, याद है? ऑक्साइड में बताए थे मेटल का 3 टाइप का ऑक्साइड हो सकता है, एसिड, बेसिक और एम्फोटेरिक। +1 +2 +3 में होगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, +4 में होगा तो एम्फोटेरिक बनाएगा, +5 +6 +7 में होगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, याद है? उसके बाद क्या बताए थे? आज फिर सब कार्बेंटो 13 पढ़ाए थे ना, याद है कि नहीं? नहीं याद है? आज फिर सब कार्बेंटो 13 और जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने, पढ़ाए थे ना? इन सब का ऑक्साइड कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। अब जो सोया सो खोया, हम 10 बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हाँ वो सब बात अभी वापस से करेंगे, पर हम एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, हम बस ऊपर ऊपर चलेंगे, खेल खत्म करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन लिखिएगा। द ट्रांजिशन एलिमेंट, the transition element that has the transition element that has lowest, the transition element lowest enthalpy of atomization। देखो हीट इंथैल्पी एक ही चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोले या हीट ऑफ एटमाइजेशन बोले, हीट और इंथैल्पी को एक ही समझ के चलना। एटमाइजेशन, एटमाइजेशन ऑप्शन ले लो, आयरन कॉपर वेनेडियम, आयरन कॉपर वेनेडियम, जिंक, आयरन कॉपर वेनेडियम जिंक, और ऑप्शन डी नन, सॉरी ऑप्शन ई नन, ऑप्शन नंबर 5 नन। जाहिल सब, अभी तो बताया, तो कौन बोला है नन? क्या बोल रहा है बे? जिंक का सबसे कम होता है क्या? अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा है,
तो तब भी जवाब होगा, नन नहीं होगा। बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट को अगर ध्यान में, चलो ट्रांजिशन एलिमेंट को काट के हटा दो, डी था तो डी ब्लॉक एलिमेंट का बताओ। डी जिंक हो जाएगा, ट्रांजिशन लगा देंगे तो जिंक को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ तब सोचो क्या होगा, क्या होगा। कॉपर, वेनेडियम का तो सबसे ज्यादा होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, कॉपर में ज्यादा है कि वेनेडियम में ज्यादा है? कॉपर में 6 है तो ज्यादा हो जाएगा। समझ गया? क्या हुआ, मुंह क्या देख रहा है? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझे? जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ रहे हैं तब तो नन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सॉरी ट्रांजिशन बोले, डी ब्लॉक एलिमेंट पूछेंगे तो जिंक होगा, और ट्रांजिशन एलिमेंट पूछेंगे तो जिंक तो नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। अब कौन कौन बचा ऑप्शन? कॉपर, वेनेडियम और, तो वेनेडियम का हम एक लाइन बोल दिए, वेनेडियम हैज द हाईएस्ट। तो अब लड़ाई किसमें किसमें है? कॉपर में और आयरन में। कॉपर में कैसे लिखते हैं? 4s1 3d10। और आयरन का कैसे लिखते हैं? 4s2 3d7। तो बताओ ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? कॉपर में, आयरन में? अब क्या लिखते हो तुम लोग बताओ, 26 को कैसे लिखते हो? देखो भाई देखो, नया चीज समझा रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या लिखते हैं आयरन का? 4s2 3d, ये तो पेयरिंग में है, 6 में 2 पेयरिंग में चला जाएगा, 4 बचेगा। यानी आयरन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? कॉपर में कितना? 1। कॉपर का क्या होता है? 4s1 3d10, 3d10। तो डी तो भर गया, अनपेयर्ड क्या को बचा? क्या बोले, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग, उतना ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कॉपर होगा। नेक्स्ट, हाँ अब नोट्स खोलोगे, सर का जो नोट्स है तुम लोग का, लाया सर वाला नोट्स खोलिए। उसमें एक टॉपिक है क्या, या हम इसको स्किप कर दें? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जरा देखोगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड डी ब्लॉक में चेक करोगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है भाई बताओ? देखो इंटर का मतलब अंदर, यानी बड़े बड़े डी ब्लॉक के एलिमेंट में कोई छोटा छोटा एटम अंदर चला गया, बॉन्डिंग बना लिया, तो वही कहलाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। वही चीज है। व्हेन ए स्मॉल एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड मिडिल बिटवीन द एटम। हम अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं, किताब में जो लिखा है वही बोलो वरना कंफ्यूज होगा। सर क्या लिखा है बोलो, आराम आराम से एक आदमी बोलो, बोलो। जैसे देखो भाई, हाँ ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं। यहां देखोगे, यहां पर जो लैटिस बन रहा है, मान लीजिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट का लैटिस है। जब ये यहां पर 4 एलिमेंट इस तरह से आपस में आएगा, तो इस बीच में थोड़ा सा तो गैप बचता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। वॉइड, वॉइड पढ़े हो ना, खाली जगह। और उसी वॉइड में मान लो हाइड्रोजन ट्रैप हो जाए, कार्बन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो तब ये जो बनेगा इसी को बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे कुछ एग्जांपल होता है, टाइटेनियम कार्बाइड, क्या एग्जांपल होता है? TiC, इसको क्या पढ़ते हैं? एग्जाम में आएगा, टाइटेनियम कार्बाइड इज अ, कौन सा कंपाउंड? ऑप्शन रहेगा इंटरस्टिशियल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या लगाओगे? उसी तरह से Mn4n, देखते रहना। ये सब एग्जांपल अगर नहीं होगा तो लिख लेना साइड में, कुछ एग्जांपल अगर नहीं मिले तो, ठीक है। Fe3H, Fe3H, ठीक है।
हाँ लिख लो, TiH2। उसके बाद वेनेडियम H.56, ये कभी देखे हो ऐसा? VH0.56 यानी हाइड्रोजन का 56% जो है वेनेडियम में जाकर के मिल रहा है, छोटा सा पार्ट है इसलिए, ठीक है। अब यहां पे जो तुम लिखाए हो TH2, ये एग्जांपल में है क्या? TiH2 एग्जांपल में है, उसको सुधार करोगे, TiH2 नहीं होगा कभी। ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक ऑफिशिएंट होता है, TiH 1.7। TiH 1.7 देखो दो टाइप का होता है, एक स्टोकियोमेट्री होता है और एक नॉन स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री आपको नंबर दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, नॉन स्टोकियोमेट्री पॉइंट में दिखेगा। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है वो आपको नॉन स्टोकियोमेट्रिक ऑफिशिएंट बनाता है तो है तो है। H2 नहीं होगा, H2 होगा तो हाइड्राइड बन जाएगा, बस इतना बात याद रखना है। समझ गए भाई? अच्छा, और क्या लिखा हुआ नोट्स में? पढ़ो पढ़ो ना आदर्श, क्या है ड्रामा कर रहे हो? एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक नहीं, इंटरस्टिशियल खत्म हो गया। बस इतना ही है, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग लगा के लिखो, कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा है, क्वेश्चन आता है यहां से, वहीं पे 4 लाइन लिखना है, 4 पॉइंट लिखाएंगे हम, छोटा छोटा ही। हाँ हट जाएगा, वहां पे हट जाएगा। पहला पॉइंट लिखोगे, दे हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर। दे हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर एलिमेंट। हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर एलिमेंट। क्या समझे इसका मतलब? जैसे यहां पे टाइटेनियम कार्बाइड है, तो टाइटेनियम कार्बाइड का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टाइटेनियम से ज्यादा होगा, ठीक है बात। दूसरा पॉइंट लिखेगा, दे आर वेरी हार्ड। दे आर वेरी हार्ड अप्रोक्सीमेट लाइक डायमंड। हार्डनेस कहां पहुंच जाता है? डायमंड के करीब करीब पहुंच जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दे रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी। दे रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी। दे रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी यानी उनका अगर कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी रहेगा, कंडक्टिविटी गायब होने वाला, यानी टाइटेनियम से होकर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो इंटरस्टिशियल बन जाएगा, फिर भी उससे क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। नेक्स्ट, दे आर केमिकली इनर्ट। अब वो रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। ये मत सोचना कि H 56% है तो बचा हुआ 34% किसी और से रिएक्शन कर लेगा, नहीं, वो इनर्ट हो चुका है। बिल्कुल वही चीज तो लिखा है, इनर्ट। इनर्ट नोबल गैस पढ़े हो ना, इनर्ट गैस बोलते हैं ना उसको, इनर्ट, INERT। समझ गए? अब एक क्वेश्चन लिखोगे, CBSE बोर्ड में 4 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 4 टाइम्स, 1 2 बार नहीं। और बिहार बोर्ड में 2 बार, बिहार बोर्ड में 2 बार रिपीट हुआ है, CBSE बोर्ड में 4 बार। क्वेश्चन लिखिएगा, द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट। अरे बम फूटने वाला है क्या? क्या कर रहा है राजू गुप्ता? फेंक दो। द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड, पहला स्टेटमेंट लिखिए, दे आर हार्ड। दे आर हार्ड। नेक्स्ट, दे हैव मेटालिक कंडक्टिविटी। दे हैव मेटालिक कंडक्टिविटी। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बताओ ये सब में कौन गलत है?
अभी लिखा है तीसरा पॉइंट की कंडक्टिविटी रिटेन रहेगा, तो सब सही है, अभी गलत कहाँ हुआ है कोई। चार चार स्टेटमेंट लिखा है, चार में तीन यहां लिखवा दिए, अभी भी तुम लोग का कंफ्यूजन ही चल रहा है। चौथा लिखो ऑप्शन, दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर केमिकली रिएक्टिव। यह क्वेश्चन मेंस 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो तीनों बात बता दिए हैं, तीन जगह पूछा गया है, AIPMT का भी क्वेश्चन है ये। हो गया भाई, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं नहीं करते हैं। अगर हम पूछें बताओ आयरन का इस्तेमाल किस प्रोसेस में होता है एज अ कैटलिस्ट, अमोनिया फॉर्मेशन में। अमोनिया का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस का क्या नाम है, हाँ हैवर्स प्रोसेस में। जब ठीक बोलता है तो जोर से बोलो, धीरे से क्या बोलता है। तो डर खत्म करो भाई, गलत या सही बोलने के लिए मुंह है तो बोलो, गलत बोलोगे सही बताएंगे, मार तो नहीं देंगे, नहीं ना, ठीक है। तो हमारा हेडिंग होगा कैटालिटिक एक्टिविटी। खोलो नोट्स में, इसके बारे में कुछ सर पढ़ाए क्या, देखो एक बार, अपने लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो फिर कहोगे बोलो। कैटालिटिक एक्टिविटी बस, आराम आराम से पढ़ो ना भाई, ड्रामा क्यों कर रहे हो। और चलो ठीक है, बस एक ही प्रॉपर्टी और लिखिएगा, प्रॉपर्टी लिखिएगा, एक प्रॉपर्टी लिखा हुआ, अगला प्रॉपर्टी लिखोगे। प्रॉपर्टी क्यों आखिर डी ब्लॉक में यूज करते हैं, क्वेश्चन अगर आएगा वाई डी ब्लॉक एलिमेंट यूज्ड एज अ कैटालिटिक एक्टिविटी, पहले क्वेश्चन ही बना लो, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट का काहे नहीं यूज करते हैं, डी का ही क्यों यूज करते हैं, जवाब देना है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, लिखेगा पहला पॉइंट, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। पढ़े होगे चैप्टर 5 पढ़े हो केमिस्ट्री में, क्या है चैप्टर 5, 5 केमिकल काइनेटिक्स है, जनरल प्रिंसिपल है, सब सरफेस केमिस्ट्री। तो किसी भी, सुनो ध्यान से, किसी भी मेटल का या किसी भी कंपाउंड का सरफेस एरिया जितना बड़ा होता है रिएक्शन उतना तेजी से होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक का बहुत बड़ा है, और एटॉमिक नंबर और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाता है, इस वजह से डी ब्लॉक का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक रीजन है कि हम इसका यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। दूसरा चीज बताओ, कैटलिस्ट करता क्या है, रिएक्शन को तेज कर देता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन स्पीड को क्या कर देता है। तो ऐसा करने का मतलब है, मान लो Fe है, Fe को हम यूज कर रहे हैं कहीं पर, मान लीजिए ये Fe+2 है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के दौरान ये अपने आप को Fe+3 किया, लेकिन कैटलिस्ट का कहानी ये होता है कि रिएक्शन के पहले जैसा है, रिएक्शन होने के बाद भी वैसा बनना पड़ेगा, तभी वो कैटलिस्ट है। अगर आप V2O5 का इस्तेमाल रिएक्टेंट में कर रहे हैं तो रिएक्शन के बाद आपको V2O5 एज इट इज मिलना चाहिए। ऐसा कब होगा, अगर 2+ है यहां पर और ये 3+ आया, इसका मतलब क्या है कि वैसा एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है उसी का इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे, कैटलिस्ट में, क्योंकि हम 2 से 3 भी जा सकते हैं और 3 से वापस 2 भी आ सकते हैं। तो यह एक सबसे बड़ा रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जिस वजह से हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, एज अ, पॉइंट 2 लिखिएगा, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
तीसरा रीजन जो सर आपके लिखाए हैं उसको भी लिख लीजिए वहीं पर, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। लिखा हुआ है तो एक जगह लिख लो, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। चौथा रीजन, एक डी ब्लॉक का ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़े हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़े हो। इस टाइप का एलिमेंट देखो ऐसे लिखा रहता है NaFeOH होल ट्वाइस बार में Cl माइनस, ऐसा टाइप का तो पढ़े होगे यार। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। कोई सा भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एलिमेंट उठा लो, वहां पर जो एलिमेंट होगा आपको दिखेगा ज्यादा से ज्यादा 99% टाइम डी ब्लॉक का। पलट के आप देख सकते हैं अपने नोट्स में, मैक्सिमम टाइम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स बनाते हुए दिखता है 99% टाइम। तो ये भी एक रीजन है कि हम इसका यूज किसके तरह करते हैं, एज अ कैटलिस्ट। तो इस पॉइंट को भी लिखिएगा, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। डी ब्लॉक के पास ही ये एबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सके। यही कुछ रीजन है जिसके वजह से हम इसका इस्तेमाल एज अ कैटलिस्ट करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जो सर लिखाए हैं आप पढ़िए, जैसे V2O5 पढ़ो, याद होगा V2O5 कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग इस्तेमाल किए थे ना सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। V2V कहाँ, वेनेडियम, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, इसीलिए इसका यूज एज अ कैटलिस्ट किया जाता है। और बताइए और क्या लिखा हुआ है, K2Cr2O7 इसका क्या है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर पूछा जाए K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह ही क्यों बिहेव कर रहा है, इसका जवाब भी हम बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है। अगर सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद किसके तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर, रिड्यूस करता है, जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उल्टा याद हो गया तुमको। नेक्स्ट लिख लो, एग्जाम्पल लिखो। और MnO2 used as a catalyst for the formation of oxygen। ऑक्सीजन को बनाने के लिए, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे, MnO2 का। जैसे देखो एग्जांपल, हम रिएक्शन भी दे देते हैं। ऑक्सीजन गैस भाई KClO3 MnO2 के प्रेजेंस में आप इसको हीट कीजिए, क्या बनाएगा, KCl प्लस में क्या निकलेगा, O2। रिएक्शन बैलेंस कर लेने का, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। कहाँ ऑलमोस्ट है, 3 और 2 है ना, बैलेंस आप कर लीजिएगा ना, उतना तो आता है ना। तो कहानी ये है कि KClO3 से ऑक्सीजन बनाने के लिए MnO2 का इस्तेमाल कैसा हुआ है, एज अ कैटलिस्ट के तरह हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ एग्जाम्पल है, पूछेगा ये सब। Al2O3 प्लस Cr2O3, कॉम्बिनेशन ऑफ Al2O3 प्लस Cr2O3, इसका कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। किस काम के लिए, एरोमेटिसिटी के लिए। एरोमेटिसिटी समझना क्या होता है एरोमेटिसिटी भाई, देखोगे इधर, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक का भी लेक्चर ले लो। देखो यहाँ कितना इसमें कार्बन है, 5, एक और बढ़ा लेते हैं, कितना हो गया, 6 को, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है या नहीं है, नहीं है। इसको एरोमेटिक बनाना है, इसका एरोमेटिक कैसे बनेगा, 6 का एरोमेटिक बेंजीन ही होगा ना भाई। एरोमेटिक होने का क्या मतलब है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, सब होना चाहिए ना, सब कुछ होता है बेंजीन में। तो यहां से यहां अगर डायरेक्ट आना है तो आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, Al2O3 प्लस Cr2O3, ये डायरेक्ट आपको ओपन चेन को सीधे सीधे कहां बना देगा, एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है बात, समझ में आया।
यहां पर भी क्रोमियम में डी ब्लॉक एलिमेंट यूज एज अ कैटेलिस्ट। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ TiCl4 प्लस Et3Al। Et का मतलब इथाइल, Et का मतलब मिथाइल, इथाइल पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? तो इथाइल, Et का मतलब क्या है? इथाइल। एल्युमिनियम पे 3 साइड से क्या कौन सा ग्रुप लग रहा होगा? इथाइल ग्रुप। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। इसका नाम, तो इसका नाम होता है, नाम याद रखना है भाई इसका, जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट। ये नाम है जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट। यहां पर टाइटेनियम है ना? अगर पूछ लिया जाए, चलो ऐसे ही पूछा जा सकता है, टाइटेनियम का एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां टाइटेनियम कैटेलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, तो क्या होगा? वेनेडियम का एक एग्जांपल दीजिए जहां यूज हो रहा है कैटेलिस्ट की तरह। क्रोमियम का दीजिए। मैग्नीज का दो, मैग्नीज। क्लियर? ये होता है कैटेलिस्ट। क्यों होता है ये भी बता दिए। एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैच द कॉल्यूम, मैच द कॉल्यूम। एक साइड लिखिएगा कैटेलिस्ट और एक साइड लिखिएगा प्रोडक्ट। कैटेलिस्ट में 1 2 करके लिखो। पहला लिखो V2O5, दूसरा लिखो जगलर नट्टा कैटेलिस्ट बनाओ, ये TiCl4 प्लस Et3Al। तीसरा लिखो PdCl2, PD पैलेडियम क्लोराइड, PdCl2। और चौथा लिखो आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। प्रोडक्ट में लिखिएगा, पहला पॉलीथिलीन, POLYTHYLENE, POLYTHYLENE, पॉलीथिलीन। दूसरा लिखिएगा इथेनॉल। तीसरा लिखोगे H2SO4। चौथा लिखोगे NH3 अमोनिया। ठीक है, मैच कीजिए, मैच द कॉल्यूम। अब ऑप्शन भी दे दे, 1 का 3, 1 का 2, ऐसा नहीं, सीधे डायरेक्ट मैच करो। वेरी गुड। 4 का, हाँ हाँ, अब तो तुक्का लगाओगे। इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, PdCl2 से इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, इसको याद रख लीजिएगा। अब कहोगे तो रिएक्शन भी समझ जाओ थोड़ा सा। इथेनॉल किसका डेरिवेटिव होता है? इथेनॉल को हम इससे बना सकते हैं, ईथर से। ईथर के पास क्या होता है? O होता है, H चाहिए ना, Cl2 है PdCl के पास, तो Cl2 जाएगा, एक H को पकड़ के HCl बनाएगा और एक H उसको देके अल्कोहल बना देता है, फिर वापस से रिड्यूस हो जाएगा कैटलिस्ट। डबल बॉन्ड हो, ये था। ये तो कीटोन हो गया, C डबल बॉन्ड हो कीटोन है, सिर्फ O ईथर होता है। गलत दिया है, वो कीटोन है। नहीं ठीक है, वो कीटोन 4 बना रहा है ना कार्बन, देखिए ROR कीटोन, ईथर है, RC डबल O कीटोन है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें या रहने दें? इसके बाद ऑक्साइड अगले दिन, बोले तो खुले आसमान के नीचे। ओपन बोर्ड में क्लास अटेंडेंस सब कुछ नहीं होता है, बस चुपचाप से एग्जाम होता है और इजी लेवल होता है बाकी रिस्पेक्ट में। दे सकते हो ओपन बोर्ड से, कोई मसला नहीं। फॉर्म आता है, फॉर्म भर दो।
इसको शेयर करना है, हटा दे। चलो भाई।